We were talking about perfect competition. आपको जो लर्न करना है, एमसीक्यू में आ सकता है ये सारे पॉइंट्स। परफेक्ट कंपटीशन में आप क्या क्या बातें ध्यान रखोगे? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जो कि मार्केट को या मार्केट की प्राइस को इंडिविजुअली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू इज होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, दैट इज प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर। वो लोग प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं इन शेप, साइज, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स फ्रॉम द मार्केट। यदि आज चाहिए तो तुम आओ, अपना सामान बेचो, फ्री एंट्री है, निकलना है तुमको, फ्री एग्जिट है, उसका चार्ज नहीं है। ओके। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट मतलब बायर एंड सेलर दोनों वेल इन्फॉर्म्ड है। यदि सेलर ज्यादा प्राइस में बेचना चाहेगा तो सामान बिकेगा नहीं। परफेक्ट कंपटीशन जब भी था तो मैंने बोला था कि विजुअलाइज करो सब्जी मार्केट, कि वहां पर सारे प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल है, बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे सेलर्स हैं। ओके। और बायर भी वेल इन्फॉर्म्ड है, उसको पता है चीजों की प्राइस आज क्या है। सेलर भी वेल इन्फॉर्म्ड है कि दूसरे सेलर्स कितने प्राइस में बेच रहे, दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। उसके बाद परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह जा सकता है। नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मतलब सब सब जो है वो इक्वल एसेस है, सारी फर्म्स को इक्वल एसेस है मार्केट पे, इसलिए माना नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड नो सेलिंग कॉस्ट ऑल्सो, दैट इज एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी में पैसा नहीं लगता। तो ये परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स है जो आपको एकदम बाय हार्ट होने चाहिए। कौन सा एक ऑड मैन आउट करके कौन सा फीचर नहीं है करके डाल दिया, तो जब फीचर्स लर्न नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा ऑड मैन आउट कौन सा है? ठीक है। अभी इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री कैसे फाइंड आउट होता है? अंडर परफेक्ट कंपटीशन। जहां पर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर प्राइस डिटरमाइन हो जाती है। परफेक्ट कंपटीशन में एक ग्राफ जो इम्पोर्टेंट है वो देखो इधर, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस। डिमांड एंड सप्लाई में आप कर चुके हो डी डी डिमांड कर्व, ये डी डी डिमांड कर्व है, ये इंटरसेक्ट करेगा एसिस सप्लाई कर्व को। जहां इंटरसेक्ट करता है वहां होता है इक्विलिब्रियम और वही सेट होती है आपकी प्राइस। तो ये जो मैंने बनाया है, ये ग्राफ मैंने बनाया, इंडस्ट्री ने प्राइस सेट की, दिस इज इंडस्ट्री। ग्राफ यदि आपको याद रह जाएगा तो आप एमसीक्यू आंसर कर लोगे। अभी इसके जस्ट सामने हम फर्म का ग्राफ बनाते हैं। फर्म और इंडस्ट्री में क्या फर्क है, कोई बता सकते हैं मेरे को? डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। मिस फर्म मतलब एक सिंगल कंपनी और इंडस्ट्री मतलब अ ग्रुप ऑफ फर्म्स। हाँ, जैसे कि बिनानी सीमेंट एक फर्म है और सीमेंट इंडस्ट्री पूरे जो भी लोग सीमेंट बना रहे हैं ना, सबको क्लब अप करो, ठीक है ना, तो वो इंडस्ट्री है। अभी देखो ये यहाँ पर इस तरह से जाएगा, क्यों जाएगा मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन ये डायग्राम याद रखना, भूलना नहीं। ए आर एम आर तुम कैसे बताओगे ये तो तुमको डायग्राम ही नहीं याद, और परफेक्ट कंपटीशन का है वो भी याद रखना। मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हुई है, इंडस्ट्री ने ये प्राइस डिसाइड की है, वही चीज वही प्राइस ये भी उठा लेगी फर्म, क्योंकि ये अपनी खुद की प्राइस तो बना ही नहीं सकती। ये इसे ऊपर बेचने की कोशिश करेगी तो बिकेगा नहीं, नीचे बेचेगी तो लॉस ही लॉस करेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस, ये आता है एग्जाम में, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब ये जो पॉइंट है
यही डिसाइड कर रहा है। इंडस्ट्री ने यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिसाइड किया, ये इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड की इंडस्ट्री ने, यही फर्म को भी लेनी पड़ेगी। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इसीलिए प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये कितनी बार पूछा है उन्होंने। यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम जहाँ होता है, फर्म फर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। प्राइस टेकर होता है, मतलब जो कि इंडस्ट्री डिसाइड कर देगी वो प्राइस उसको लेनी पड़ेगी। इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। एंड आउटपुट एडजस्टर्स, ये भी नाम आ सकता है। वो कितना प्रोड्यूस करेगी अपने हिसाब से डिसाइड करेगी, मैं इतना बेच सकती हूँ, लेकिन प्राइस मिलेगी नहीं। ठीक है। एंड फर्म कब इक्विलिब्रियम में होती है, ये भी पूछा है। व्हेन इज फर्म इन इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन? द फर्म इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन इट मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। अपना प्रॉफिट जब मैक्सिमाइज कर ले तब वो इक्विलिब्रियम पे है। ये एग्जैक्टली जो मैंने अभी बोला ये पेपर में था। फिर ये भी पेपर में था, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इन परफेक्ट कंपटीशन। ये भी पास पेपर में पूछा है कि फर्म परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होती है या मेकर, तो आंसर है इसका प्राइस टेकर। द आउटपुट which helps the firm to maximize its profit is called equilibrium output। याद रखना पड़ेगा, वो आउटपुट जो कि हेल्प करे फर्म को टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, उस आउटपुट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम आउटपुट। यहाँ पर जितना भी तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, इस मतलब ये जो इस प्राइस पे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सब इक्विलिब्रियम आउटपुट ही है, और वो आउटपुट हेल्प करता है फर्म को to maximize its profit। अच्छा, the two conditions of the equilibrium, ये ध्यान रखो, two conditions of equilibrium। सबसे पहली कंडीशन, यदि ये फर्स्ट कंडीशन मिल जाती है तो सेकंड देखोगे भी नहीं, है ना। ऑप्शन में यदि फर्स्ट कंडीशन मिल जाए, फर्स्ट कंडीशन क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल मतलब एडिशनल, जो एडिशनल रेवेन्यू मिल रहा है वो कॉस्ट के बराबर मिल रहा है। फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की फुलफिल हो गई, मतलब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या है कि यदि ये है तो इक्विलिब्रियम होगा ही। दूसरा, द फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड कट इट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। ये मैं अभी आपको ड्रॉ करके बताऊंगी, पर इतना याद रखो, एक मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है और एक मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है। तो जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, तुम इधर देखो, मैं यही ड्रॉ कर रही हूँ, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब यही जो कर्व है यही मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। अभी इसको नीचे से कट करना पड़ेगा, मतलब पहली बार ये यहाँ जाके कट करेगा, यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं होगा। आप किस तरह से मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाओगे? देखो, आपको बनाना नहीं है, आपको तो एमसीक्यू में वो पूछेगा, ऐसे करके जाता है। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, इसने मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काटा, और यहाँ पर जो पॉइंट है ना, यहाँ पर तो मैं अभी प्रोडक्शन यहाँ पे थोड़ी ना रोक दूंगी, ठीक है। मेरे को प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ, पर मैं यहाँ थोड़ी ना रोकूंगी, मैं मैक्सिमाइज करूंगी मेरा प्रोडक्शन। यही इसी क्वांटिटी पे मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मैं आगे और प्रोड्यूस करती जाऊंगी, ज्यादा प्रोड्यूस करती जाऊंगी, क्योंकि हर यूनिट जो मैं एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रही हूँ वो कुछ ना कुछ मेरे प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो देखो वर्डिंग क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड कट इट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, इसको मार्जिनल कॉस्ट कर्व ने नीचे से काटा, और यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम आएगा। यहाँ पर नहीं आएगा, फर्स्ट पॉइंट पे नहीं आएगा, सेकंड पॉइंट पे आएगा, क्योंकि इसी क्वांटिटी पे मैं सेटल नहीं हो जाऊंगी, मैं और प्रोड्यूस करती जाऊंगी करती जाऊंगी करती जाऊंगी।
यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि ये हाईएस्ट प्रॉफिट वाला पॉइंट है, पर फिर भी प्रॉफिट हाईएस्ट वाला है तो क्या हुआ, अभी भी मेरे को प्रॉफिट और कमाने का चांस है, और कमाने का चांस है। तो जब तक यहाँ तक नहीं पहुंचूंगी तब तक मैं अपना आउटपुट बढ़ाती ही जाऊंगी। तो आपको सेकंड कंडीशन क्या याद रखनी है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो, ये तुम्हारी सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन मिल जाए ऑप्शन में मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, तो उसी को टिक लगा देना, क्योंकि सीक्वेंस चलता है, ये फर्स्ट है और वो सेकंड है। अभी तक समझ में आया क्या? ये जो बोला और ये जो ड्रॉ किया बेटा, ये काफी टाइम पेपर में था, इसलिए नहीं समझ आया तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे जाती हूँ। आगे जाऊँ क्या? समझा मिस। ओके। अभी जो एक और चीज सिखाने वाली हूँ वो भी पेपर पेपर में ही आई हुई है। यदि तुमको ये रिकलेक्ट हो जाएगा ना, अरे डायग्राम में मैंने ऐसे देखा था, तुम एक दो बार ये वीडियो सुन भी लोगे तो भी तुमको याद हो जाएगा। सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन अ कॉम्पिटेटिव मार्केट। कॉम्पिटेटिव मार्केट अभी तक हम, मतलब वो कॉम्पिटेटिव मार्केट बोल रहा है, इसका मतलब क्या, कौन सा मार्केट बोल रहा है, बता सकते हो? कॉम्पिटेटिव मार्केट मिस मोनोपोलिस्टिक। क्या मिस मोनोपोलिस्टिक? परफेक्ट ना, क्योंकि हाँ बहुत सारे कंपटीटर्स होते हैं। हाँ, परफेक्ट कंपटीशन, कोई भी नाम से बोल दे, ध्यान रखना। हाँ, मार्केट आइडेंटिफाई रॉन्ग कर लिया तो आंसर रॉन्ग ही कर दोगे ना। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट करके भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो वो पूछ रहा है परफेक्ट कंपटीशन का, ठीक है ना। अभी मार्जिनल कॉस्ट कर्व किस तरह से जाता है, देखो मैं ड्रॉ इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में ड्रॉ हो जाए, वो तुम भूलो नहीं। एज अ सप्लायर तुम एक बात बताओ, पी प्राइस है और यदि तुम क्यू क्वांटिटी बेच रहे हो, ठीक है ना, तो यदि प्राइस बढ़ेगी तो तुम क्या करोगे बताओ? प्राइस P1 हो गई, अब तुम क्या करोगे? सप्लाई बढ़ाएंगे। है ना, तो तुम क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा दोगे, Q1 कर दोगे। P2 हुई तो Q2। और Q2, ठीक है ना। इस तरह से ही करोगे ना, रैशनल सप्लायर तो यही करेगा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ाएगा वैसे वैसे वो अपना सप्लाई बढ़ाएगा। तो मैंने इसी चीज का ग्राफ बनाया है, और फिर मैं यदि इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ती हूँ, एक, ऑल्दो ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है, मैं याद करने के लिए तुमको बता रही हूँ। देखो, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है ना, वो या तो ऐसे जाता है, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो, कई डायग्राम में तुम उसको देखोगे, ये नाइक के वो जो शूज होते हैं उसका जो साइन है ना, एकदम वैसे बनाते हैं वो लोग, ये मार्जिनल कॉस्ट। तो यदि मैं इन इन सब पॉइंट्स को जोड़ू तो मुझे सप्लाई कर्व मिलेगा। यस मिस। ये सप्लाई कर्व भी है, तुम अच्छे से जोड़ लेना यार, ये सप्लाई कर्व भी है, ऐसे सप्लाई कर्व भी है, और साथ में ये देखो, इसी को यदि मैं वापस और ज्वाइन करूंगी ना, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी, मतलब ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी है और सप्लाई कर्व भी है। इसलिए तुमको याद रखना पड़ेगा कि इन अ परफेक्ट competition, that is in a competitive market, you have to remember that marginal cost curve of the firm is also supply curve. Marginal cost curve is also, बेटा एग्जाम का क्वेश्चन है ये, is also supply curve. मिस ये सिर्फ फॉर्म के लिए, इंडस्ट्री के लिए नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, दूसरे मार्केट की हम बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात कर रही हूँ, ठीक है। कौन से मार्केट का क्वेश्चन है पहले ये पढ़ने का। यदि क्वेश्चन परफेक्ट कंपटीशन का है और वो पूछ रहा है, मैं अभी हम लोग पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें आप देखना, उन्होंने पूछा है कि द सप्लाई कर्व इज इक्वल टू विच टाइप ऑफ कर्व, तो आंसर आपको पता है यदि कि अरे ये तो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व और सप्लाई कर्व परफेक्ट कंपटीशन में एकदम सेम ही होता है,
तो आप उस पे ही हाथ रखोगे ना फिर। मार्जिनल कॉस्ट मतलब आप देखो, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा था। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, तब इक्विलिब्रियम। और परफेक्ट कंपटीशन में जो सप्लाई कर्व होता है वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व के इक्वल होता है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी कुछ और आप लोग यदि साथ में ड्रॉ नहीं कर रहे हो तो गलती कर रहे हो, फिर अभी रिकॉर्डिंग देख के ड्रॉ करना, ठीक है। अभी ये लोग है ना शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की भी बात करते हैं, तो मुझे एक बार पहले तो ये समझाओ, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फर्क क्या है? यदि यही नहीं पता तो फिर रन पढ़ के क्या पता, क्या फायदा? शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिफरेंस क्या है बताओ। मतलब अभी भी हम कॉम्पिटिटिव मार्केट, कॉम्पिटिटिव फर्म्स का शॉर्ट रन और लॉन्ग रन और उसका है ना डायग्राम्स करेंगे। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या डिफरेंस है? देखो, छोटा समय जिसमें आप सिर्फ, शॉर्ट रन में आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स चेंज कर सकते हो, ये भी लर्न करो। वेरिएबल फैक्टर्स क्या होता है? आपने थोड़ा मटेरियल चेंज कर दिया, थोड़ा लेबर चेंज कर दिया, थोड़ा वेरिएबल ओवरहेड चेंज कर दिया। थोड़ा मटेरियल मतलब जितना आप अभी तुरंत तुरंत आप और ऐड कर सकते हो छोटे टाइम में। वेरिएबल फैक्टर्स ओनली कैन बी चेंज्ड, ठीक है। जबकि लॉन्ग रन में क्या होता है, चाहे वो फिक्स फैक्टर्स हो चाहे वो वेरिएबल हो, आप सब चेंज कर सकते हो। मैं आपका मतलब यहाँ पे प्रोड्यूसर है, मतलब आपको यदि एक लंबा समय प्रोड्यूसर को अपनी सारी मशीन्स चेंज करनी है, बहुत समय दिया, कर लेगा ना मशीन्स चेंज। और मशीन्स तो फिक्स फैक्टर होता है। फैक्ट्री बिल्डिंग चेंज करनी है प्रोड्यूसर को, वो चेंज कर लेगा क्योंकि लंबा समय उसको दिया गया है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ, अब इधर अटेंशन दो, क्या मैं ये बोल सकती हूँ, इन लॉन्ग रन all factors are variable as all can be changed? मतलब लंबे समय में सभी फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं ना, फिक्स भी चेंज हो सकते हैं और वेरिएबल भी चेंज हो सकते हैं, और जो चेंज होते हैं उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो लंबे समय में फिक्स्ड भी वेरिएबल हो गया और वेरिएबल तो वेरिएबल था ही। तो in long run I can say that all factors of production can be changed, be it fixed or variable. So I can say that all factors are variable only in long run, even the fixed one become variable. समझ में आ रहा है मुझे आंसर? हाँ बस। हाँ, क्योंकि मुझे किससे समझेगा, मुझे आपका फेस तो दिखता नहीं है। ओके, अभी देखो, ये डायग्राम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है और डायग्राम इजी है। तो शॉर्ट रन में कॉम्पिटिटिव फर्म में इक्विलिब्रियम बना रहे हैं हम सबसे पहले क्या करा रहे हैं, शॉर्ट रन, उसमें हम इक्विलिब्रियम ड्रॉ कर रहे हैं, किसका? शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम कॉम्पिटिटिव फर्म का। ठीक है, शॉर्ट रन में क्या होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वांटिटी, ओरिजिन, प्राइस, ठीक है। पी प्राइस बनाई तो थी अभी भी, पी प्राइस। और तुमको पता है प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, अभी तुमने ड्रॉ किया था, अभी तक लर्न हो जाना चाहिए। कॉम्पिटिटिव फर्म में प्राइस इज इक्वल टू ए आर, कॉम्पिटिटिव मार्केट में एम आर। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू का है, ठीक है। प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। तो एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस
हमेशा यदि वो पूछे कि ये लाइन जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस को, वो कौन सी है, तो वो क्या है, प्राइस की लाइन है, एवरेज रेवेन्यू की लाइन है, मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन है। जो भी तुमको क्वेश्चन में दिया होगा उस पर तुमको टिक करना होगा। अभी एवरेज कॉस्ट, मान लो कि तुमने क्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस की, ठीक है, ये तुम्हारी क्यू क्वांटिटी है, ये इसको यहाँ टच कर रही है। एवरेज कॉस्ट हमेशा एक डी प्यू होता है, देखो इस तरह से होगा, ये तुम्हारा एवरेज कॉस्ट कर्व है। और मैंने अभी तुमको सिखाया मार्जिनल कॉस्ट के लिए तुम वो नाइक का साइन होता है ना, जो नीचे से आके एवरेज कॉस्ट कर्व को काटे, वो बनाओ और यहीं पे काटना चाहिए। हाँ, तो ये बनाओ। ये तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व बना, और यहाँ पर तुमको क्या मिला, इक्विलिब्रियम। ड्रॉ करो तभी तो याद रहेगा। अभी it break evens, that is on normal profits where average revenue, मतलब ये वाली लाइन average revenue equal to average cost, ये average cost और average revenue यहाँ पर मिले ना, तो यहाँ पर break even हो रहा है। तो ब्रेक इवन कहाँ होगा, पहला पॉइंट हमको एग्जाम का क्या मिला, ब्रेक इवन कहाँ हो रहा है, वहां ब्रेक इवन नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, वे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ये एवरेज रेवेन्यू है, ये एवरेज कॉस्ट है, इधर ये ब्रेक इवन हो गया, ठीक है ना। इट अर्न्स प्रॉफिट, दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब कमाएगा, ये याद करो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो it earns supernormal profit where average revenue is greater than average cost. Average revenue जब भी ज्यादा होगी, देखो एवरेज रेवेन्यू जब ज्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से, जो मैं अभी बना के बताने वाली हूँ नेक्स्ट डायग्राम में, लेकिन रेवेन्यू यानी कि तुम सेल करके ज्यादा कमा रहे हो, तो प्रॉफिट कब होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जब एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। अभी नेक्स्ट डायग्राम में ड्रॉ करके बताती हूँ। और लॉस कब होगा, तीनों याद रखना पड़ेगा ना, और याद क्या रखें, मतलब लॉजिकल है, लॉस कब होगा, वेयर योर एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, मतलब कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। हाँ, या फिर क्या बोलूंगी मैं, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, कुछ भी दे वो एग्जाम में, तो तुम पकड़ लेना। यहाँ तक तुमको समझ में आया है कि क्या है, यहाँ ए आर और ए सी जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ना, वो ब्रेक इवन। और ब्रेक इवन मतलब जो फर्म नॉर्मल जो कमा रहा है वो कमा रहा है। अब हमको नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स देखना है और हमको लॉसेस का डायग्राम देखना है। क्या तुमको ये नॉर्मल डायग्राम समझ में आया, ये सिंपल था, प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस, एवरेज कॉस्ट कर्व डी प्यू कर्व, उसको नीचे से काटा मार्जिनल कॉस्ट कर्व ने, यहाँ पर मिला तुमको इक्विलिब्रियम, AR इज इक्वल टू AC ब्रेक इवन, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो गए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस। सिर्फ अभी तक मैंने इतना बताया है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ होगा, जहाँ एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, और लॉस कहाँ होगा, जहाँ एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। यदि ये समझ में आया तो मैं आगे का डायग्राम बनाती हूँ, समझा क्या? मिस, ये शॉर्ट रन का है ना, तो ये आप लॉन्ग रन का बताओगे? क्या क्या बोला? ये शॉर्ट रन का डायग्राम है ना? डायग्राम क्या लिखना है, क्या बोले मतलब? मिस, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जब ग्राफ बनाया है स्क्रीन पर, ये शॉर्ट रन के लिए है ना? हाँ हाँ हाँ, लिखा है ना मैंने, शॉर्ट रन के लिए लिखा है। शॉर्ट रन में ही मैं
आप लोग को सिखा रही हूँ इक्विलिब्रियम कहाँ है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कहाँ है, लॉसेस कहाँ है। देखो वो जनरली ना पेपर में डायग्राम प्रिंट नहीं करते, वो इन्हीं सब चीजों से पूछते रहते तुम लोग को। पर यदि डायग्राम दिमाग में है और मान लो भूल गए तो भी याद रहेगा ना, अरे ये पता था मुझे, प्राइस इज इक्वल टू AR/MR, नीचे से इस तरह से MC ने काटा, ये इसी के इक्वल है, यहीं पर इक्विलिब्रियम है। ठीक है, लॉन्ग रन अभी बाकी है, शॉर्ट रन में भी मैंने सिर्फ नॉर्मल बताया, अभी तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस बाकी है, और तीनों शॉर्ट रन का ही बता रही हूँ, कॉम्पिटिटिव फर्म का ही। आगे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं? यस मिस। ओके, अभी हम बनाएंगे शॉर्ट रन। लिख लो ना साथ में, नहीं तो ना फिर बाद में समझ नहीं आएगा कि क्या मिस बना रही है। शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन कॉम्पिटिटिव फर्म, और जो नेक्स्ट बनाएंगे वो शॉर्टी रन का लॉसेस बनाएंगे। ठीक है, अभी वही सेम एक्स और वाई एक्सेस। एक चीज तो हिल नहीं रही है, प्राइस इज इक्वल टू, क्या होता है प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। हिल ही नहीं रहा है ये, मैंने इतनी बार बना दिया, लर्न कर लो। ये है ना लॉसेस के लिए भी बना देती हूँ, इतनी बार देखने के बाद अपने आप ही लर्न होता है। प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये तो अपनी जगह ही है। अभी क्या हुआ, ये लाइन सबसे पहले बनाना, मतलब सोचना, ये लाइन को सबसे पहले, अभी मैं एक बार क्यू क्वांटिटी बनाती हूँ। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे, हम प्रॉफिट की बात ही क्या कर रहे थे कि प्रॉफिट में, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में तुमको पता है कि एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तब जाके ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बैठेगा, है ना, यही होता है। एवरेज रेवेन्यू ऊपर होना चाहिए एवरेज कॉस्ट से, बिकॉज एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर है एवरेज कॉस्ट के। ठीक है ना, तो एवरेज रेवेन्यू को ऊपर रखेंगे और नीचे एक लाइन बनाती हूं मैं कॉस्ट की। ठीक है, अभी देखो एवरेज रेवेन्यू, नीचे मैंने एक लाइन बनाई और मैं एवरेज कॉस्ट कर्व पहले बना रही हूँ। तो एवरेज कॉस्ट कर्व अभी हम लोग को सबको पता है किस तरह से जाएगा, ये पहले एवरेज कॉस्ट कर्व बनाया जाता है। इनफैक्ट ना ये इसलिए भी अच्छे से समझो, ये आगे जाके ग्रेजुएशन की हर किताब में कुछ ना कुछ तो ग्रेजुएशन करोगे ही ना तुम लोग, चाहे तुम BCom करो या फिर व्हाटएवर, एक डिग्री सब में आ जाता है ये एवरेज कॉस्ट। ठीक है, यहाँ से काटा उसने, और मुझे तो ये भी पता है जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो एवरेज कॉस्ट कर्व को नीचे से काटता है। काटो, इस तरह से काटते हुए जाएगा और ये बनेगा मेरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो ये एवरेज रेवेन्यू ऊपर होना चाहिए और कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट नीचे होना चाहिए, तभी तो प्रॉफिट होएगा। एवरेज रेवेन्यू की लाइन ऊपर होनी चाहिए, एवरेज कॉस्ट की लाइन नीचे होनी चाहिए, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट को नीचे से काटना चाहिए। तो ये जो जितना भी शेडेड एरिया है ना, ये सब क्या है तुम्हारा प्रॉफिट। और कौन सा प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट का एरिया कौन सा हुआ, यदि मैं इसको A, B, C और D बोल दूं, तो ABCD मेरा टोटल प्रॉफिट का एरिया हो गया।
विच इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और प्रॉफिट पर यूनिट बोल दूं तो कैसे निकालोगे प्रॉफिट पर यूनिट? यदि उसने प्रॉफिट पर यूनिट पूछ लिया, पर यूनिट आते ही एवरेज ले लो, तो प्रॉफिट पर यूनिट इज एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू जो भी है एवरेज पर यूनिट का ही होता है ना, एवरेज निकालते तो पर यूनिट ही निकालते हैं, तो इट इज एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट, दैट विल गिव यू प्रॉफिट पर यूनिट। और टोटल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये भी हमने लास्ट क्लास में किया था। टोटल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू टोटल आउटपुट इनटू प्रॉफिट पर यूनिट। जो भी आउटपुट है, मान लो 1000 यूनिट्स बनाए, एक यूनिट पे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल 1000 इंटू 10 10,000 टोटल आउटपुट इनटू प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है, ये है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में। अभी यदि मैं लॉसेस के बारे में बात करूंगी, तो सबसे पहले लॉस होते ही किस्सा यही खत्म हो सकता है एग्जाम का कि तुमको ये बात पता है एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, तो लॉसेस होगा। मतलब यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू नीचे होना चाहिए और कॉस्ट ऊपर होनी चाहिए, तो यहाँ पर कहीं ऊपर डालो उसको और क्वांटिटी ऐसे बनाओ। रेवेन्यू नीचे, सेल्स का फिगर नीचे होगा तभी तो जाके वो लॉस करेगा। तो यहाँ पर ये मैंने ऊपर बनाया है, ये कॉस्ट को यहाँ से ज्वाइन किया है, मतलब अब रेवेन्यू बेसिकली नीचे है और एवरेज कॉस्ट ऊपर है, मतलब कमा ही नहीं रहे हो उतना, तो ये एवरेज कॉस्ट ऊपर है। ठीक है ना। और ये तो मुझे पता ही है कि एवरेज कॉस्ट कर्व को मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे से काटता है, आके काटने दो। एकदम वो नाइक के शेप का साइन। ठीक है ना। तो अभी एवरेज रेवेन्यू नीचे दिख रहा है, एवरेज कॉस्ट ऊपर दिख रहा है और एमसी का उसको नीचे से काट रहा है, तो ये क्या हुआ, लॉसेस वेयर एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। और ये जो शेडेड एरिया है ना, ये लॉस हो गया। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? यस, आपने जो बोला था कि वो लाइकी के शेप का कर्व है, वो कौन सा कर्व मार्जिनल कॉस्ट, है? MCA मार्जिनल कॉस्ट कर्व, हमेशा मार्जिनल ओके। कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट थोड़ा सा डीप यू दिखता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे से काटा है। कई बुक्स में उन्होंने थोड़ा सा उसको डीप भी लिया है, बट जनरली तुम देखोगे ना ऐसे ही जाएगा, ये ऐसे ही जाएगा। ओके। और एक बात याद रखो, यदि उसने पूछ लिया एग्जाम में लॉस पर यूनिट, क्या होगा लॉस पर यूनिट, तो पर यूनिट बोलते ही मेरे दिमाग में एवरेज वर्ड आ जाना चाहिए कि पर यूनिट पूछा है। तो लॉस पर यूनिट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ कॉस्ट ज्यादा है, ये देखो एवरेज कॉस्ट ज्यादा है एवरेज रेवेन्यू से, तो एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज रेवेन्यू इज लॉस पर यूनिट। ये जो शेडेड एरिया है ये पूरा लॉस का एरिया है, एंड टोटल लॉस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे आप, टोटल लॉस इज इक्वल टू टोटल आउटपुट इनटू लॉस पर यूनिट। और एक बार समझने के बाद इसको लर्न कर लो, एक एक मिनट सेव होता है एग्जाम में। टोटल यहाँ पे प्रॉफिट था, टोटल आउटपुट इनटू प्रॉफिट पर यूनिट, यहाँ पे टोटल लॉस इज इक्वल टू टोटल आउटपुट इनटू लॉस पर यूनिट। ठीक है। अभी एग्जाम में वो क्या पूछता है, सुनो ध्यान से, पूछा है इसने कई बार, क्या पूछता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, एक और बात पूछी उसने, फॉर्म यदि फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहा है, देखो मैं सेंटेंस रीड कर रही हूँ, फिक्स कॉस्ट वंस इनकर्ड कैन नॉट बी रिकवर्ड इवन इफ द फॉर्म शट डाउन। यदि शट डाउन कर दिया मतलब बंद कर दिया,
तुमने अपनी फर्म बंद कर ली तो भी तुम फिक्स कॉस्ट को रिकवर कहाँ से करोगे? दैट इज, जो लैंड एंड बिल्डिंग में खर्चा कर दिया, अब जो भाग बिकेगी वो बिक जाएगी, मतलब पूरा पैसा रिकवर कभी नहीं कर सकते। मशीनरी मशीनरी का पैसा लग चुका तुम्हारा उस बिजनेस में, वो फिक्स कॉस्ट है, इट कैनॉट बी रिकवर्ड इवन इफ द फर्म शट डाउन। तो पहली बात तो ये याद रखना है, कौन सी कॉस्ट होती है which cannot be recovered even if the firm shut down? तो आंसर है फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद therefore, ये बात मैंने कल भी बोली थी, whether to shut down or not depends on variable cost alone। जो शट डाउन का डिसीजन है ना, वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करेगा। उस समय वो डिसीजन लेते हुए फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। इफ एवरेज रेवेन्यू, यदि डिसीजन क्या है, देखो डिसीजन ये है कि इफ एवरेज रेवेन्यू, दैट इज, एवरेज रेवेन्यू का दूसरा नाम क्या है? प्राइस या मार्जिनल रेवेन्यू। तो या फिर एवरेज रेवेन्यू बोला या प्राइस बोला। तो इफ एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, इफ एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इवन इफ average revenue is equal to average variable cost, the firm can continue to produce even though it will suffer losses at the equilibrium level of output, क्योंकि वो अपना fixed cost recover नहीं कर पा रहा है। If average price is less than average variable cost, then only a firm should shut down। तो ये एग्जाम में वो पूछ सकते हैं ना, कब शट डाउन करना है तुम बताओ, तुम सीए पढ़ रहे हो, तो फर्म कब शट डाउन करेगा? जब भी एवरेज रेवेन्यू, या एवरेज रेवेन्यू का दूसरा नाम क्या है? प्राइस है। तो एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दैट टाइम द फर्म शुड शट डाउन। डिसीजन के टाइम वेरिएबल कॉस्ट ही लिया है, फिक्स्ड कॉस्ट को देखा भी नहीं है, बिकॉज whether to shut down or not depends on variable cost alone। समझा तुमको कि नहीं समझा? हाँ मैं समझा। ओके, तो बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल मैं एक है ना ओरल, मतलब कुछ पूछूंगी पहले, और फिर उसके बाद हम आगे के सम करेंगे, क्योंकि अभी ग्राफ बाकी है। इतना आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर सम अटेम्प्ट नहीं, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप लोग। Okay, children, please revise and keep. I will ask problems from you. ओके।